बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है अपनी शोला बयानी एक मरतबा फिर जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर और आम आवाम के ऊपर आश्कार की। और उस शोला बयानी का इस मरतबा जो शिकार हुए हैं उनमें ख़ास तौर पे जो वाइस चांसलर्स हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, इसके अलावा मैं बात करूँ तो जजेज़ वग़ैरह उनको भी नहीं बख्शा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी जो है ना वो बड़े उन्होंने बयानात दिए। ओवरसीज़ के हवाले से इस तरह की बात करना कि जी शेमलेस टाइप का वर्ड यूज़ करना और फिर उनको बाइफिकेट करना कि जी खलीजी ममालिक वाले जो हैं वो अलग हैं और दीगर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूके वाले अलग हैं। तो थोड़ा सा जो है ना मैं सबसे पहले ख्वाजा साहब की भी और अपनी भी, अपने नाजरीन की भी जो है ना तस्हीह करना चाहूँगा कि जहाँ तक रेमिटेंसेस की बात है तो ऑल दो के जो पॉपुलेशन है हमारी वो दुबई में या यूएई में और सऊदी अरब में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो जो मैंने अप्रैल और मई के फिगर्स देखे हैं उसमें तकरीबन 1100 मिलियन के करीब जो है वो एवरेज, ऑन एवरेज, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ऑन एवरेज वहाँ से हमारे पास 1100 मिलियन के करीब जो है वो आए हैं सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ से। एंड 800 साढ़े 800 का फिगर जो है वो यूरोपियन यूनियन, यूके एंड यूएसए से आ रहा है। तो ये कोई इतना वाजे और या इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकें कि जी वो तो सिर्फ जो गल्फ़ वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं और बाकी जो हैं वो नहीं है, और उनके हवाले से इस तरह की बात करना कि जी वो आते हैं और मुर्दे दफना के चले जाते हैं। तो आई टोटली नॉट एग्री विद दिस। और उसके बाद उन्होंने बात की है वाइस चांसलर्स के हवाले से, उन्होंने भी डकैत का इसके हवाले से उन्होंने कल या परसों शायद इसकी वजाहत भी कर दी है कि मैंने जो है वो सबको नहीं कहा, मैंने चंद को कहा, और उसमें से उन्होंने अपना एक डकैत का जो लफ्ज़ है वो भी वापस ले लिया। तो यहाँ भी ख्वाजा साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि आप हुकूमत में हैं, आप अपोजिशन में नहीं हैं, तो आपके लिए जनरल किस्म की बात करना कि कुछ वीसीज़, कुछ ओवरसीज़, कुछ जजेस, तो इस तरह की बातें करना आपको ज़ेब नहीं देता। आपके पास पावर है, आपके अंडर महकमे हैं, इदारे हैं, आप एक्शन लें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है ना वो कुछ कुछ करके और जो है ना वो इशारतन और कनायतन जो है ना वो बात करें। आपको तो ये चाहिए कि आप बाकायदा जिसके ऊपर भी जो है इसमें विक्टिम, आप उसको उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करें, बजाय इसके कि यहाँ पे आके तकरीर करें और फिर तकरीर में भी आप नाम नहीं ले रहे तो नाम लें उनका। अगर माशाल्लाह आप इतने बहादुर हैं तो फिर आप नाम लेना, उनका नाम क्यों नहीं लेते? कुछ का क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप जो है ना वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं या एक किस्म का जो है ना वो मीडिया में बदनाम करने वाली बात है, एंड यू हैव नथिंग टू प्रूव इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो वन शुड बी केयरफुल। माशाल्लाह आप बड़े पुराने और सीनियर और ख़ानदानी जो है ना वो सियासतदान हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपसे ज़ेब नहीं देता। इसी तरह फिर अननेसेसरी एक कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जजेस की तनख्वाहें 16 लाख हैं, पार्लियामेंटेरियंस की इतनी है। तो पार्लियामेंटेरियंस तो अवामी नुमाइंदे हैं, वो तो खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आते हैं। और फिर अगर आपने तनख्वाहों की कंपैरिजन करना है तो सियासतदानों की जो अदर परकुजिट्स हैं वो इतने होते हैं, फिर उनके पास जो फंड्स होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सेम इज़ केस विद जजेस। अगर आप उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो वो अगर वकालत शुरू कर दें तो कई ऐसे वकील हैं करोड़ों में फ़ीस लेते हैं, इससे कई ज़्यादा वो कमा सकते हैं। तो आई थिंक ये कंपैरिजन जो है ना वो मेरे ख़्याल में तो जो है ना वो बिल्कुल ही अजीब व गरीब था। और ख्वाजा साहब को मेरे ख़्याल में तकरीर से ज़्यादा अमली इकदामात की तरफ जाना चाहिए। अगर करप्शन हो रही है तो बताएं इन पिछले 1.5 साल में जो इन्होंने कितने करप्ट लोगों को पकड़ा और उनसे कितने पैसे रिकवर किए या उनको सज़ा दी। तो आप बजाय इसके कि आप वहाँ पे जाके गिले शिकवे करें, आप वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स और आदादो शुमार पेश करें कि जी ये इतने बंदे हमने पकड़े, उनसे ये रिकवरी की है, ये की। तो इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ तो होंगे डॉक्टर फ़तेह मरी साहब, वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के। साथ ही हमारे एक ओवरसीज़ बिजनेसमैन हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। उन्होंने बड़ा मुझे फ़ोन करके अपना जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो बड़े मतलब जो है ना वो दिल गिरफ्तार नज़र आए, ख़ास तौर पर ख्वाजा साहब की इस तकरीर के बाद। और साथ हमें ज्वाइन करेंगे रोहिल असगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो डॉक्टर फ़तेह मरी साहब। थैंक यू वेरी मच।
मरी साहब, ये बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है ना वो वीसीज़ के हवाले से बड़ा उन्होंने ज़िक्र किया कि वीसीज़ अरबपति हैं। तो आपकी नॉलेज में है कोई इस किस्म के वीसीज़, या उन्होंने किसी उनके जहन में किसी ख़ास वीसीज़ का या कोई ख़ास इस किस्म का नाम था, या उन्होंने एक जनरलाइज किस्म की बात की है? मेरा ख्याल है वो तो ख्वाजा साहब को अंदाजा होगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या है या उसकी डिग्री क्या है। लेकिन जो मेरा ख्याल है, एक तो इस सूरत हाल में जहाँ हमें ज़्यादा नॉलेज इकॉनमी की ज़रूरत है, ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें अच्छे ग्रेजुएट्स जो मुल्क में और मुल्क से बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें उनकी ज़रूरत है। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटियों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो उस ख्याल से फिर जो भी लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो समझते हैं अगर वहाँ पे डिलीवरी उस तरह से नहीं होती तो उनके जिम्मेदार वाइस चांसलर हैं। मेरा ख्याल है उससे जाने से पहले हमें ये सारा ओवरऑल सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि ये क्यों है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे उस पे जो क्वेश्चन राइज होते हैं। एक तो ये है कि गुज़िश्ता काफ़ी सालों से कम 5 साल से 2018 से हायर एजुकेशन की बजट फ्रोजन है। तो जब आप रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करते तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही कंप्रोमाइज होती है। दूसरा उसके साथ साथ हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, जहाँ से इनटेक आता है, और हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्लोबल यूनिवर्सिटियाँ जिस तरह से अच्छी एजुकेशन दे रही हैं उस तरह की एजुकेशन हमारी नहीं है, तो एक रीज़न ये है कि उनको, क्योंकि स्टूडेंट रिक्रूटमेंट जो है सारी दुनिया से करते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट उनके पास क्रीम आती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिनके पास ये चॉइसेस लिमिटेड हैं, उनके पास उस तरह का टेक नहीं है। ख्वाजा साहब ने कौमी असेंबली में कहा है कि वो, लेकिन आज उसका उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं थी। और दूसरा ये है कि इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए या नहीं किए। एक्चुअली मसला ये है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो यूनिवर्सिटियों को ओन करे, सपोर्ट करे, उनको फैसिलिटेट करे, और उनकी अगर कहीं पे अकाउंटेबिलिटी होनी है उसमें भी अर्थ नहीं है, लेकिन किस तरह से हम करें ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कर पाए। वो तो है यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट को ज़्यादा एक्सेस देना है ताकि हमारे बच्चे या बच्चियां यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। उसके बाद उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। उसके बाद इकॉनमी को इतना ग्रो करना है ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके। तो मेरा ख्याल है ये कोर ऑब्जेक्टिव है जो शेयर्ड है। पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेसी हो, यूनिवर्सिटी के लीडरशिप हो, असातिज़ा हूँ, पेरेंट्स हूँ, हम सारा ये जो लोग हैं वो इस ऑब्जेक्टिव को शेयर करते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू शो सफदर मिठानी साहब। अच्छा सफदर मिठानी साहब, आपसे मैं सवाल करने से पहले थोड़ा सा फर्दर इंट्रोडक्शन दे दूं। आप ऑस्ट्रेलिया में अपना एक बिज़नेस है आपका, और आपके पास भी काफ़ी पाकिस्तानी भी एम्प्लॉयड हैं, और आप रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान भेजते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं आप, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं। तो थोड़ा सा जो है ना वो हमारे नाजरीन को बताएं कि वहाँ पे ओवरऑल ख्वाजा साहब के इस बयान को लेके जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खुसूसन यूरोप और या ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में हैं, तो वो इसको किस तरह देख रहे हैं? अकमल साहब और फतेह साहब, शुक्रिया अकमल मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, इसमें पहले तो ज़ाहिर है अफसोस की बात है कि जिस तरह के रिमार्क्स जो है ख्वाजा साहब जैसे एक सीजन्ड पॉलिटिशियन से जो है, और वो भी असम्बली के फ्लोर पे, एक सियासी जलसे में होता तो शायद वो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन एक असेंबली के फ्लोर पे इस तरह का बयान देना जो है वो एक बार बहरहाल एक दिल आज़ारी अच्छी खासी है। डिटेल में जाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर वो, उम्मीद तो यही करता हूँ मैं कि जिस तरह उन्होंने अपने कमेंट्स पे वीसी के हवाले से जो उनके जो है वो इनअप्रोप्रिएट जो कमेंट्स थे उन्होंने उस पे जो माजरत भी की, उसको वापस भी लिया है। तो उम्मीद यही करता हूँ मैं जो है ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से कि शायद उनको इस बारे में भी रियलाइज हो जाएगा जल्द, और वो यकीनन अपने कमेंट्स इस हवाले से भी जो है वो जरूर सोचेंगे और उसको वापस लेने की बात करेंगे। एक बात, दूसरी बात जहां तक ये है कि मेजोरिटी जो है वो हमारे पास जो फॉरेक्स जो है वो खलीजी ममालिक से आता है, उसमें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक बड़ा पोर्शन यकीनन वहां से आता होगा, लेकिन
ये कंप्लीटली कट ऑफ कर देना कि वो लोग जो फॉर गुड माइग्रेट करके चले गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा हो, आपका इंग्लैंड हो, या इस तरह की जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वहां से वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि किस डेटा की बेसिस पे उन्होंने इस तरह की कोई बात की है। मैं यहाँ पे अपनी एक छोटी सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस रन करता हूँ, तो उसमें एक ज़ाहिर है मेरी बहुत बड़ी क्लाइंटेल पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो मैं उस डेटा की बेसिस पे मैं खुद ये जानता हूँ कि ये सरासर गलत फहमी है कि लोग यहाँ से जो है वो पैसे नहीं भेजते। देखें, हम पाकिस्तानी जो अब जिस कल्चर में रहते हैं उसमें हमारी इमीडिएट फैमिली के साथ हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी हमारी फैमिली का हिस्सा होती है। तो रेगुलरली आई कैन सी कि जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या कारोबार करते हैं, वो एक रेगुलर उनका जो है मंथली एक आउटफ्लो एक बना हुआ है जो वो भेजते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो उसमें ज़ाहिर है कुछ लोगों के वालिदैन वहाँ हैं, कुछ के जो है वो फैमिली मेंबर्स जो भाई और उस तरह के जो दूसरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, तो वो कोई एक रेगुलर बेसिस पे वो समझते हैं कि जब हम यहाँ से जनरेट करते हैं तो कुछ उनका हक हम पे बनता है, कुछ जो है बेसिकली ज़ाहिर है जिस तरह का इन्फ्लेशन पाकिस्तान में पिछले चंद अरसे से चल रहा है उसमें भी कंट्रीब्यूट करने में वो अपना एक सॉर्ट ऑफ फर्ज समझते हैं। तो एक तो स्ट्रीम ये है जो मंथली जो अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ जाती है। अच्छा सॉरी सर, आपको मैं ज़रा कट ऑफ करूं। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो यूरोपियन या कनाडा यूके वाले पाकिस्तानीज़ हैं उनके मुकाबले में सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ वालों का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। मतलब अगर उनका 1.1 बिलियन है तो इनका जो है ना वो 800 मिलियन है, तो 200-300 मिलियन का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता ये अपनी रेमिटेंसेस में कमी लाते हैं तो हम तो इस वक्त एक डॉलर हमें चाहिए। तो इस किस्म के मेरे ख्याल में तो बयान से परहेज़ करना चाहिए। तो आपको मैं ये करेक्ट कर रहा था कि जी ये फिगर है एक्चुअल। आप बात कंटिन्यू रखें। इंटरेस्टिंग बात देखें, जो आप ये फिगर्स बता रहे हैं उसमें तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट उनका कमेंट हो जाता है कि कोई एक मीनिंगफुल डिफरेंस एज ऑफ नाउ भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर थोड़ा सा मैं एक और तरफ आपको लेके चलता हूँ। देखें, जहां से हमारे जो है वो जो गल्फ कंट्रीज से ज़ाहिर है वो मैन पावर है जो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए भेजते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो कंट्रीब्यूशन अभी जो इन वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है उसमें उसकी दो और डायमेंशंस हैं जिसपे मैं अगर बात करूं। आपका एक और एस्पेक्ट है जो फ्यूचर में मजीद बढ़ सकता है, वो है बेसिकली एक्सपोर्ट्स टू दोस कंट्रीज। क्योंकि वो जो पाकिस्तानी जो यहाँ पे बिजनेसेस करते हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि हम बेसिकली चीजें पाकिस्तान से बेसिकली इंपोर्ट करें, जो चीजें मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक वो डायमेंशन है जिसको हमें, जैसे ही अगर वो फ्यूचर में जिसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर आप अच्छी तरह जानते हैं जिस फील्ड में आप मौजूद हैं उसमें कि आज जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें गुड्स के अलावा जो सर्विसेज हैं जिसमें आउटसोर्सिंग जो बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें बेसिकली हम पाकिस्तानी जो ओवरसीज में मौजूद हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो आउटसोर्सिंग एस्पेक्ट को पाकिस्तान में ले जाने के लिए। तो वो अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर डाउन दी रोड हम 1 2 3 साल मजीद थोड़ा सा उस पर एफर्ट करें तो ये 2 3 गुना आराम से हम इस अमाउंट को कर सकते हैं जितना जो आपने फिगर आज कोट किया यहाँ से। तो कम से कम ये जो सर्विसेज वाला एरिया है इसको तो अभी हमें नर्चर करना है। अब इस तरह के कमेंट्स जो है वो बेसिकली वो पूरे इस प्रोसेस को डिरेल कर देते हैं, क्योंकि हम खुद वहाँ पाकिस्तान में बेसिकली जा रहे हैं, हमारे पावर के इश्यूज भी चल रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स भी हैं। तो फिर अगर आप देखें आउटसोर्सिंग में पर्टिकुलरली देखें तो हमें जितनी डेवलप मार्केट इंडिया ने बना ली है, फिलीपींस ने या बना ली है, तो उसमें एक स्टिफ कंपटीशन भी है। उसके बावजूद हमारी प्रेफरेंस है कि हम पाकिस्तान में उन चीजों को लेके जाएं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो उन्होंने पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो जो उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। देखिए, पॉलिटिकल जो एसोसिएशन को एक तरफ रखते हुए अगर हम बात करें तो चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो ना, उससे हमें बेसिकली कंट्री की प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो शायद उनके जहन में वो किसी पॉलिटिकल वो जहन में बनाते हुए कि शायद ज्यादा लोग किसी एक को सपोर्ट, हालांकि ऐसा कोई रीजन नहीं है। हम एज पाकिस्तानी जब हम यहाँ से सोचते हैं तो हमारे लिए ठीक है अपनी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन होंगी सबकी, लेकिन उससे कंट्री से हमारी एसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मरी साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो अभी तक गुस्सा बनता है क्योंकि इनके हवाले से कोई ख्वाहिश साहब ने जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दी। लेकिन वीसीज़ के हवाले से तो कल उन्होंने शायद बयान भी एक दे दिया कि जी मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये नहीं कह रहा था, मैं तो वो नहीं कह रहा था। हालांकि ख्वाहिश साहब को पता है कि ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर वो वापस नहीं आते, और अगर आ भी जाएँ तो ज़ाहिर है वो जो उसकी चुभन होती है वो रहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है उससे की बात इसमें नहीं है।
हम एक्चुअली जो कंसर्न रेज कर रहे थे, ये एक तो जो हमारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं, हमारे ग्रेजुएट्स बाहर जाते हैं, उन पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस तरह की स्टेटमेंट का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और वो भी एक फेडरल मिनिस्टर। और दूसरा ये है कि हमारे पाकिस्तान में कई स्टूडेंट बाहर से आते हैं, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, तो पाकिस्तान स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहुत ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज से हमारे मेरी यूनिवर्सिटी में इस तरह के और सारी यूनिवर्सिटियों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी के एजुकेशन के लिए, IT के एजुकेशन के लिए स्टूडेंट आते हैं। तो उस पे सारे पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होना था। तो हमने जो मिलके कोई खुदा न खासा हम ये कोई इस तरह के उसमें नहीं थे कि कोई क्रिटिसाइज करना था, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम इसको फ्लैग करें कि ये इस तरह की स्लिप ऑफ टंग हो, या इस तरह की स्टेटमेंट से कितना नुकसान हो सकता है हमारा इंटरनल फ्रंट पे, मल्टीनेशनल कंपनी के रोजगार में, और इसी तरह से एक्सटर्नल फ्रंट पे। तो वो हमने रेज किया बड़ा क्लियरली। आपने वो लेटर देखा होगा जिसमें सारे दोस्तों ने सिग्नेचर किए, बड़ा एलाबोरेट था। उसमें हमने ये भी कहा कि वी आर ओपन टू अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी की कोई कंसर्न है उसको, जाहिर है हम एड्रेस करना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, मसला नहीं है। ख्वाजा साहब ने एक्सेप्ट किया और उसने उसकी वजाहत कर दी कि ये मेरा मकसद नहीं था, वो शायद मैं बात में ये बात से टंग हो गई और मैंने ये बात कही है, लेकिन मैं वो अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। और इसको उसने खुद रिक्वेस्ट की स्पीकर नेशनल असेंबली को कि इसको एक्सपंज कर दें, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़तेह मरी साहब और सफदर मिठानी साहब। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है रोहेल असगर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। वेलकम टू दी शो सर। सर, मैं ये ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जानना चाह रहा था कि इन्होंने जो असम्बली में तकरीर की है और उसमें जजेस के हवाले से या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से या जो दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, सब के बारे में काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत में रहते हुए उनका शिकायत करना नहीं बनता, बल्कि उन्हें तो एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, जो भी करप्ट नासिर हैं। असल में मैं आपको गुजारिश करूँ, आप हमारी यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा मंतक बन गया हुआ है कि जो जिससे सवाल करना चाहिए हमें उसी से सवाल करना चाहिए। अब उन्होंने ये बातें जो की हैं उनके पीछे क्या मंतक है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके एथिक्स हैं, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं या बता सकते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बस अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए ताकि किसी को मतलब तकलीफ़ ना पहुँचे। भाई इसके अलावा तो मैं ये नहीं कह सकता। बात जहाँ तक आपकी बात है हुकूमत में होने का और उस पर एक्शन लेने का, बात तो किसी हद तक ये दुरुस्त है। होना तो यूँ चाहिए कि आप अगर कहीं ख़राबी है तो उस खराबी को ठीक किया जाए, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह ऐलान करें। आपको उस ख़राबी को ठीक करना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे ख्याल में ये बेहतर इक़दाम होता है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है ना PMLN की B टीम कहा जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि पिछले बाई इलेक्शंस में जो नतीजे थे उसमें लोगों ने जो है ना, ख़ास तौर पे PMLN के वर्कर्स ने, जो वहाँ से PTI से लोग आए थे, उनको बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया था। तो अब जो है ना, वो शायद ये प्लान बनाया जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उसके साथ फिर लेटर ऑन इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट कर ली जाएगी, लेकिन है वो भी PMLN की B टीम। इसके ऊपर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? इसमें भी मेरा ज़रा नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें एक तो जल्दी बहुत होती है कोई भी फैसला करने में। मेरे ख्याल में इंतज़ार कर लीजिए, अगर इलेक्शन आएगा। हाँ, एक बात आप ध्यान में रखें कि इलेक्शन होते हैं जब तो सियासी जमातें आपस में बैठ के कोई ना कोई फैसले तो करती हैं। इसमें कोई मजाक तो नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। और अगर आप बैठ के सीट एडजस्टमेंट करते हैं या मतलब कोई इलेक्शन मिल के इकट्ठे लड़ते हैं, अब देखिए ना आपके सामने है सिचुएशन के दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अब लेकिन आज आप देख लीजिए सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर तो होती नहीं है। अब माशाल्लाह इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई है।
तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत अर्ली नहीं है ये सवाल आपका कि भाई नहीं, अर्ली इसलिए नहीं है सर रोहेल साहब, अर्ली इसलिए नहीं है कि जो वज़रा बैठे हुए हैं वो इस वक्त एक तरफ तो वो उस पार्टी में जाके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए, दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में है। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा ना लोगों को, लोग सवाल तो करते हैं ना कि ये क्या मतलब लॉजिक बनती है। बता दें मुझे, किसी एक का बता दें वो कैबिनेट मिनिस्टर है और वो जाके काम पाकिस्तान में शामिल हो गया। सर ओन चौधरी जो है ना, ओन चौधरी सुन लेना आप, उसका भी सुन लें आप। ओन चौधरी साहब की तरीन के साथ बहुत पुरानी न्याजमंदी है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ओन चौधरी साहब जो है वो कैबिनेट का हिस्सा जरूर है लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, मशीर है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है वो। अच्छा, तो मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर या मुशीर जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान बड़ा फर्क होता है, जा सकते हैं। बड़ा फर्क होता है ना, बड़ा फर्क होता है। अब ये तय उन्होंने करना है, अब तय उन्होंने करना है कि आया उनको मशावरत रखनी है या नहीं रखनी है। जब वो किसी और के सियासी जमात में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनको ये तय करना पड़ता है ना, और अगर तय नहीं करना तो फिर उसको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि आया वो जो हैं वो उसमें भी रहेगा। इसमें हज को नहीं, आगे भी इतनी सियासी जमातें आपस में कोलिशन गवर्नमेंट है, और अगर शख्स किसी ऐसी सियासी जमात का रुकन है जिसका के ताल्लुक़ नहीं, अभी इलेक्शन के बाद हो सकता है कोई ऐसी रास्ते जुदा हो जाएं या रास्ते इकट्ठे हो जाएं, ये भी आप कुछ कह नहीं सकते। ओके, अच्छा, इलेक्शन एक्ट में सर तरमीम कर ली है माशाल्लाह आपने, तो फिर मियाँ साहब की वापसी जो है वो हम कब तक एक्सपेक्ट करें? फिर वही बात आपने की है, ये इसका का फैसला जो है मियाँ नवाज शरीफ का खुद करेंगे और उनके मौलिज करेंगे। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ना, क्योंकि मुझे तो इस बात का बिल्कुल पता नहीं है और मेरी उनके साथ इस किस्म की कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई इस टॉपिक पे। वैसे सर आपका सियासी तजर्बा और जुमात में आपकी जो है वो क्या राय पाई जाती है कि मियाँ साहब को कब तक आ जाना चाहिए? मुझे इतना पता है कि इलेक्शन के पहले उनको पाकिस्तान में होना मेरे ख्याल में हमारी जमात के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का उन पर एतबार है और वो इलेक्शन कैंपेन अगर खुद चलाते हैं तो मेरे ख्याल में नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, इलेक्शन मतलब फिर कब तक आप देख रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करना ये सबसे ज़रूरी है इलेक्शन के बजाय। तो हालात मतलब अब सितंबर अक्टूबर में मतलब अभी चांस है कि 6 महीने की जो है ना मजीद एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, क्योंकि मईशत की हालत तो बहुत बुरी है। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये ठीक होते होते भी वक्त लगेगा। और मेरे, अगर आप सच्ची बात है, अगर मुझसे पूछते हैं जी मेरी राय लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान का हालात को दुरुस्त करना चाहिए। इलेक्शन तो रेमेडी नहीं है ना। अच्छा सर, ओवरऑल लाहौर में इस वक्त क्या सिनेरियो है? PMLN जो है वो रिवाइव कर रही है दोबारा से और एक मरतबा फिर, क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है, तो आजकल वैसे मैं ज़ाती तौर पे भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बड़ी स्कीमें मिली हुई हैं PMLN के जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, और बड़ा मतलब माशाल्लाह रौनक मेला लगा हुआ है। तो क्या देख रहे हैं सर इस हवाले से? लाहौर के अपना मजाज है जी, और वो मजाज जो है वो उसका मजाज जो है लाहौर वालों का मजाज जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए वो उनकी उस जो एक है स्टैंडिंग, उसको तोड़ना जो है ना मेरे ख्याल में किसी के बस का रोग नहीं है। वक्ती तौर पे आपको नज़र आता है कोई शोर शराबा कहीं नज़र आएगा आपको किसी सियासी जमात में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सारी जो पब्लिक है जिनका इत्मीनान और इत्बार है उस पर नवाज शरीफ साहब पे, वो सारे उसके गिर्द फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, कल जो है ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हुए हैं और एक मरतबा फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई हैं। तो मतलब ये उनके मुकाबले में कोई खड़ा क्यों नहीं होता सर? ये मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि मेरे ख्याल में नहीं क्या, तो मैं हर इसमें क्या कहना, मैंने असल मसला ये है कि जब आपका इत्मीनान होगा जिन शख्सियात पे, तो उनके मुकाबले में कौन फिर इलेक्शन में लड़ने का तुक को नहीं बनता। तो वो तो फिर बिल्कुल, आप फर्ज कीजिए कोई सामने खड़ा हो जाता है तो ये तो बिल्कुल फेक नज़र आएगा ना, खाम खा एवं लोगों को दिखाने के लिए। तो ये बेहतर नहीं है कि कोई उनके मुकाबले पे आई ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जमहूरियत का हुस्न है आपके कहने का मतलब है? तो ये बेहतर तो यही होता है ना, आप तो लोगों को दिखाने के लिए आप ये कर लें। खान अब्बासी जो है वो एक वक्त के वजीर आजम रह चुके हैं, वो बेचारे आजकल खड़े लाइन है, तो उसकी क्या वजूहात है? कौन? शाहिद खान अब्बासी साहब।
मैं कुछ मतलब उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उसको अपनी डोमेन में रह के काम करता तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मुसीबत यह है कि जब आदमी अपने आप को ये कह के मैं अक्ल कुल हूँ, मुझसे ज़्यादा अकल और शऊर किसी को है ही नहीं, तो बस वहीं से उसकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। ठीक हो गया सर। लाहौर का फिर हम ये समझे ना कि इंशाल्लाह इस मरतबा फिर जो है वो PMLN जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। लाजमी आता है यार, मैंने आपको यही तो अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा बस। अच्छा, नवाज शरीफ आके सर उनका आगे नून लीग का वोट, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, नून लीग का जो वोटर है या सपोर्टर है ना, वो कहीं और नहीं जाता। ठीक है। अच्छा सर, ये लोअर पंजाब की साइड पे सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं, जैसे रहीम यार खान की साइड हो गई सादकाबाद और बस कह ही सकते हैं ना वो, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। वो देखें, मैं आपको गुजारिश कर दूँ, बुरा ना माने वो अगर, तो मखदूम अहमद महमूद साहब जो है ना, वो अपने ओन पे लड़ते हैं। वो पीपल्स पार्टी की पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, इलेक्टेबल उनकी अपनी सीट है, शक नहीं है। ठीक है, वो उनकी अपनी सीट है और वो सीट निकालते हैं और चली जाती है पीपल्स पार्टी के खाते में। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स के अलावा जो है वो पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा बस ये जो इख्तरा आ गई है ना इलेक्टेबल्स की, ये बड़ी अजीब सी इख्तरा है। नहीं, इलेक्टेबल्स का मतलब ये कि सर जो मतलब इलेक्टेबल का मतलब ये नहीं है पार्टी का वोट, पार्टी का वोट नहीं 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 नहीं, पार्टी का वोट अपनी जगह मौजूद होता है। अगर पार्टी से हट के इलेक्शन लड़ेंगे तो 2-4 ही ऐसे होते हैं जो अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत जाते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन पार्टी की ये किसी की हाम ख्याल ही वो ये समझे कि पार्टी का वोट नहीं है। हर हल्का इंतहा में पार्टी का वोट अपनी जगह मौजूद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब। नाजरीन, आपने प्रोग्राम आज का देखा और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और कहना मैं ये चाहूँगा आखिर में कि जो भी कोई बात करनी हो हुकूमती एहलकारों की तरफ से या हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से अगर कोई बात की जाती है तो उसमें एक्शन होना चाहिए, उसमें शिकवे शिकायत नहीं होने चाहिए। तो यही जो है ना वो मेरा आज का पैगाम है, यही बॉटम लाइन है कि बजाय इसके कि अब आप शिकवे शिकायत की तरफ आएँ, आप एक्शन की तरफ आएँ। एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यू नीड टू टेक एक्शन सो दैट पब्लिक कैन सी। अल्लाह हाफ़िज़।